नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और अमित शाह पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब बताया तो यह भी जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब यानी कि मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी से जुड़े कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठनात्मक कामकाज की चर्चा भी करेंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और वहीं अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। दोनों नेताओं के दौरों को छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसी को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी हैं। पहले हम प्रतिक्रियाएं समझते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा सुनिए आप क्या कुछ कहना है इस पर सियासी दलों का। 27 तारीख को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आने का कार्यक्रम बना है। विस्तृत कार्यक्रम बन रही है, वो आपको समय पर मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी के आने का दौरा बना हुआ है। इसके पहले लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बना हुआ था। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में भूपेश बघेल के कद का और उनके सरकार के कामों का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय नेता किसी न किसी बहाने रोज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। श्री अमित शाह का भी आगमन उसी का ही एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ चुनाव के राज्यों में शामिल है तो सभी पार्टियों के नेतृत्वकर्ता छत्तीसगढ़ आएंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी को मोबिलाइजेशन के लिए उनका आगमन हो रहा है तो पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहा है तो जिसको लेकर एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती एक ये भी होती है, जहां हम देखने को मिला कि जब वाकई अमित शाह जब देश के गृह मंत्री हैं तो कांग्रेस की जब वहां पर सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं, ट्वीट करके खुद जानकारी दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तो स्वागत करेगी ही कि उनकी पार्टी के नेता हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। हमारे साथ केएल चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस पर मैं सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा केएल चौहान जी। सर आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी पहुँच रही। चौहान जी, कितना अहम हो जाता है गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ में? 27 अगस्त को जिस तरह से वो आ रहे हैं तैयारियां बड़ी जोरों पर है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कोई बीजेपी की अहम रणनीति? देखिए जैन साहब, सोनी जी, ऐसा है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गृह मंत्री जी हैं, कोई भी प्रदेश में जाते हैं और अभी एनआईए का जो बिल्डिंग बनी है उसका भी लोकार्पण था। तो अगर ये पद है, ये प्रशासनिक पद, ये मतलब प्रशासन के हिसाब से वहां की मॉनिटरिंग, वहां का देखना, दूसरे राज्यों में जाना, सभी राज्यों में जाना, जैसे कोई दिल्ली है वैसे ही दूसरे राज्य भी है, तो वहां पर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है उसको। और यहाँ पर आता है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी अपनी पार्टी कार्यक्रम में भी शामिल होता है, क्योंकि हमेशा इतना इजीली आना नहीं होता है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कोई मतलब प्रशासनिक कार्यक्रम में भी होगी, एनआईए बिल्डिंग के जैसे लोकार्पण हो रहा है और अपनी पार्टी के कार्य से भी थोड़ा वो शामिल होंगे, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा कोई इसको राजनीतिक रंग के हिसाब से देखना उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। और राजनीतिक दौरा है, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत समय है, जब राजनीतिक सभाओं को वो आएंगे संबोधित करने आएंगे तब वो बात है कि राजनीतिक दौरा। आपका ये कहना है कि इसे चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, कुल मिलाकर कि ये एक प्रशासनिक दौरा यहाँ पर हो सकता है, एनआईए
कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। और जी जी बिल्कुल ये भी तो है ना कि बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल कार्यालय में बिल्कुल। बैठकों का दौर जारी रहेगा, संगठनात्मक बैठक लेंगे, उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो हाँ अहम हो जी जाता जी है ये सवाल, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बाद अगले हफ्ते की बात की जा रही है, तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, बीजेपी जी। को लेकर ये बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। तो ये सवाल तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं के एल चौहान जी बनता ही है कि आखिर कितना अहम हो जाता है चुनाव से पहले इन दो दिग्गजों का छत्तीसगढ़ में पहुंचना। आप सही बात बोल रहे हैं आप बिल्कुल। मतलब ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं, स्वाभाविक प्रश्न है ये कि और ये संयोगवश बहुत नजदीक नजदीक के मामले हो रहे हैं, नजदीक नजदीक का दौरा हो रहा है, तो ये स्वाभाविक प्रश्न है। और जैसे किसी की दृष्टि रहती है वैसी दृष्टि रहती है, वैसी नजर रहती है, वैसे ही नजरिया रहता है। तो ये प्रक्रिया मतलब स्वाभाविक है। ये प्रशासनिक पद है और कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ऐसे भी अभी अमित शाह जी क्या बोलते हैं दौरे कर रहे हैं जहां पर दूर दूर तक कोई चुनाव का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। और जहां से भी चुनाव अगले साल है, बहुत दूर है ये चुनाव, अभी चुनावी रंग में रंगा नहीं है अभी छत्तीसगढ़। तो ऐसा कोई वो नहीं है, प्रक्रिया स्वाभाविक है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी बस। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी यहाँ पर बड़े हुए हैं। अंशुल जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? बेशक आपकी सोनी जी, राजेश सोनी जी जी आवाज आ रही है। अंशुल जी, आप कैसे देखते हैं, देश के गृह मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ दौरा है उनका, हालांकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, ट्वीट कर कर जानकारी दी गई है, और सीएम भूपेश बघेल की पत्नी की तरफ से पकवान भी बनाए जा रहे हैं, गृह मंत्री का इस तरह से स्वागत किया जाए। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, जिस तरह से देखने को, भले ही विपक्ष में है, सरकार आपकी है, लेकिन देश का गृह मंत्री होने के नाते जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, यह लोकतंत्र की महोदय सोनी जी खूबसूरती भी है और साथ ही साथ ये हमारे संस्कार भी है, हिंदुस्तान के संस्कार है। यही तो अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता वाला देश बनाता है। ठीक है, हमारे आपसे मतभेद है, आप कांग्रेस से हैं, आप बीजेपी से हैं, कोई किसी भी पार्टी से है, लेकिन वह जो छत्तीसगढ़ में अगर आ रहा है तो वह हमारा पहुना, मतलब वह होता है कि अतिथि देवो भव की परिपाटी पर हम और आप चलते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री जी हैं और भूपेश बघेल, आदरणीय भूपेश बघेल जी की पत्नी है, भाभी माँ है। और दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने यह कहा, आपने उनसे यह भी कहा कि जो पार्टी होती है, बीजेपी पार्टी होती है, वो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है। और उन्होंने आपकी बात का खंडन करते हुए यह कहा कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो सामान्यतः आ रहे हैं। और दूसरी बात, वो चुनाव को लेकर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो चुनाव को लेकर नहीं आ रहे हो सकता है वो किसी प्रोग्राम को लेकर आ रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है महोदय, आप भी इस पे पैनी नजर बनाकर रखे होंगे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रखा है, बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। हो सकता है उसको देखने वो आ रहे हैं। वो काम यह था महोदय कि 5,000 7,000 की भीड़ वाले स्थान पर, जिसकी कैपेसिटी 5, 8, 10,000 तक हो सकती है, उस स्थान पर बीजेपी के अनुसार उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों को खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो अवश्य इस चीज को वो देखना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी जगह पर वह 10 गुना लोगों को कैसा खड़ा कर सकते हैं, अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो मैं तो, अगर वो इस चीज को नहीं देखेंगे तो आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भी कहूंगा अमित शाह जी को कि कृपया कर वो उस चीज को जरूर देखें कि 10,000 की भीड़ में वो 1 लाख लोगों को, 10 गुना लोगों को कैसा खड़ा कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं तो यह कहता हूं कि हमारे राज्य में उनका स्वागत है, वो आए। छत्तीसगढ़ में जो नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, जैसे किसान अपने आप को एक प्रमुख स्तंभ मानते हुए छत्तीसगढ़ का जीडीपी में भागीदारी प्रस्तुत कर रहा है, उसको भी देखें। और हम जनता जनार्दन की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं उसको भी देखें। हम चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो कृपया कर आए, वो प्लीज आए। और उनके लिए सीएम हाउस से एक आमंत्रण भी गया है कि कृपया कर वो जो हम छत्तीसगढ़िया, ठेठ छत्तीसगढ़िया जो प्रोग्राम करते हैं पिछले 3.5 वर्षों से जो करते आ रहे हैं, पारंपरिक, उस पर भी जिस करें। तरह से ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, और इससे गृह मंत्री को रूबरू करवाने की कोशिश यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और गृह मंत्री भी हैं, तो पहुँचेंगे तो राजनीतिक चश्मे से तो देखा ही जाएगा। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के एल चौहान जी, आप काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं सर, आपकी टिप्पणी, उसके बाद में आशीष तिवारी जी आपके पास आऊँगा।
जी, कोई भी टिप्पणी बोलने से पहले, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ, कोई भी टिप्पणी बोलने से पहले जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 1 लाख की भीड़ की 1 लाख में कैसे 10,000 की भीड़ की जगह में 1 लाख कैसे आप खड़े कर सकते हैं, तो कोई भी टिप्पणी बोलने से पहले थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो 4-5 दिन पहले ही बन गया और ये भीड़ और ये जो भीड़ का मामला है, जो आप गिन के आए थे रूबरू, मेरे ख्याल से आप गिन के आए होंगे और तभी ये बोल रहे होंगे कि 10,000 की भीड़ थी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये भीड़ तो मतलब अभी 24 तारीख का वो है, 24 तारीख के पहले ही गृह मंत्री जी का जो दौरा है वो सेटल हो गया था। तो ये थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलना ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बातें बोलना अच्छी बात नहीं है। और मेन बात ये है कि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज लगती है तो बताइए, आपके पास कोई नेगेटिव चीज है नहीं तो कल चलो यही बोल, है ना, यही बोल रहे। तो आपने रोका क्यों भाई? अब मैं उस दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, वो कल की बात की कल चले। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जो 27 तारीख को आ रहे हैं, उसकी बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। 10,000 की भीड़ में ये 1 लाख अब कैसे खड़े देखिए ना हो सर, गए, अब राजनीतिक चश्मे से तो देखा ही ये जाएगा। विषय नहीं है। ये भी संकेत हो जाते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह से आना, ऐसा है कि कोई संगठन में फेरबदल की कोई गुंजाइश हो, कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखिए ये प्रक्रिया है, फेरबदल रणनीति- और हो या जो चोरी जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा फेरबदल के लिए एकदम तैयार रहे, वो बदलाव से कभी घबराती नहीं। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि 50-50 साल से एक ही घर में टिकट दिए जा रहे हैं, एक ही घर में। हम दुर्ग विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि 50 साल से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि एक ही घराने से हमेशा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जा रहे हैं, आगे भी उन्हीं के घराने से बनेंगे, ये ऐसी पार्टी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी अगर समाज के लिए जो ठीक होगा, प्रदेश के लिए जो ठीक होगा, देश के लिए जो ठीक होगा, वो हमेशा बदलने के लिए तैयार रहती है। अभी जैसे आपके आजाद जी, वो आजाद हो गए, वो बोलते रहे, वो बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो बोलते रहे कि भाई आप थोड़ा सा चेंजेस करिए, बदलाव कीजिए, कम से कम दूसरी पार्टियों को सीखिए। लेकिन नहीं, बदलाव जहां पर पानी रुक जाता है वहां पानी सड़ जाता है। इसीलिए पिछले 10 सालों से 90% चुनाव कांग्रेस पार्टी हारते हुए आ रही है, क्योंकि बदलाव नहीं किया है। इसीलिए वो 400 सीटें 1984 के बाद, मैं अंशुल जी आज आपके तक- पास मैं आ रहा हूँ, माफी चाहूंगा, आ रहा हूँ। आशीष तिवारी थोड़ा इंतजार, ठीक है, रुक जाइए केल, पूर्ण बहुमत में नहीं आई। रुक जाइए चौहान साहब। आशीष तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगा कितना अहम हो जाता है गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा। और अभी गृह मंत्री अमित शाह कल 27 तारीख को पहुंचेंगे और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। तो ये माना जाए बीजेपी ने मिशन 2023 की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए राजेश, अमित शाह जी एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं और जिस तरीके से भाजपा ने पिछले इस अगस्त माह में अपना पूरा गियर चेंज किया है चुनावी रणनीति के तौर पर, इसे देखना चाहिए कि पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और संगठन में तमाम बदलाव की चर्चा अभी भी चल रही है। तो इसको, इस दौरे को, इस बदलाव के मद्देनजर देखा जा सकता है कि 2023 को लेकर भाजपा का फोकस छत्तीसगढ़ को लेकर है। और जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी चुनाव एक साथ होना है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ पर फोकस करना ये बताता है कि ये कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। छत्तीसगढ़ इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है, जिसको भेजना वाकई में एक भाजपा की बड़ी चुनौती है। इसी को नजर में रखते हुए माना जा सकता है कि सबसे पहले 3 राज्यों में जहां चुनाव होना है 2023 में, उनमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ पर फोकस किया जा रहा है और तमाम तरीके के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों के कई मायने हैं, संकेत हैं, इनको भी समझना होगा। अमित शाह जी के दौरे और नड्डा जी के दौरे से पहले ही ये बदलाव, और बदलाव में भी
एक तरह से ये बताना कि रमन सिंह अब पार्टी का एकमात्र चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, उनके अलावा भी पार्टी कई चेहरों पर नजर रखी हुई है और उन पर भी दांव लगा सकती है। ये एक बड़ा संकेत कार्यकर्ताओं को देना रहा है। ठीक है, किस पर दाव खेला जाएगा ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो जिक्र आपने किया है कि अब कहीं ना कहीं जाके छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का किला बनता हुआ नजर आ रहा है। अंशु मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर, मैं आशीष तिवारी जी इंतजार कर रहे थे, लिए उनके पास पहुंचा। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। राजेश जी, सर्वप्रथम जब आपने इस डिबेट को शुरुआत किया था तो आपने यह कहा था कि इसमें राजनीतिक कुछ विषय है। थोड़ा आवाज अच्छे से लिया। ठीक है, मैं टीम से चाहूंगा थोड़ा सा दिखवाइए। केएल चौहान साहब को आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। नहीं, भाई साहब की तिवारी जी की अच्छी से आवाज आ रही थी, अंशु जी की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है शायद अब? हेलो जी अंशुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, मैं वही कह रहा था कि जब आपने सोनी जी स्टार्ट करी बात को और इस डिबेट को जब अपना शुरुआत हुई तो आपने उनसे सीधा सीधा एक प्रश्न किया था कि इसको राजनीतिकरण में कितना देखा जाए। चुनावी एक्टिव मोड में रहती है पार्टी, चुनाव को लेकर आ रहे हैं कि संगठन के कार्यवाही को लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि नहीं, चुनाव को लेकर नहीं आ रहे हैं, संगठन को लेकर नहीं आ रहा है, तो कुछ करने तो आ रहे होंगे। अब कुछ करने तो आ रहे होंगे तो अभी ऐतिहासिक जो काम किया है करने के लिए आ रहे हैं आपके एनआईए का मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करने में खड़े हुए हैं। ये तो हमारी परिपाटी है, वसुदेव कुटुंबकम की परिपाटी है और उस पर हम काम करते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? क्या है महोदय कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो ऐतिहासिक काम कहा है, भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको कम से कम गलत नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, बेशक मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गलत आंकड़े प्रस्तुत भी तो नहीं करना चाहिए। आप मानिए ना कि हमारा 1 लाख का टारगेट था, लेकिन हम नहीं आ पाए 1 लाख के टारगेट में, हम 10-11 हजार लोग ही लेकर आए। तो आप ये भ्रामक स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? यह आपकी भी तो जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी आपकी लोकतंत्र में आंदोलन करने की है, जितनी जिम्मेदारी आपकी लोकतंत्र में सरकार का विरोध करने की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी यह है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कम से कम भ्रामक स्थिति ना बने। अब गुलाम नबी आजाद की बात कही चौहान साहब ने, बहुत उम्दा प्रश्न कहा और बहुत उम्दा के आजाद हो गए। तो महोदय सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप गुलाम नबी आजाद को कैसे जानते हैं? हम गुलाम नबी आजाद को कैसे जानते हैं? तो आप और हम यह कहेंगे कि 37 वर्षों से देश के गुलाम नबी आजाद का प्रश्न उठा, तो मेरी ये अगर आप बीच में लेकर आएंगे तो ये तो उन्होंने तो आप ही पार्टी की गाइडलाइन से हटकर ही बयान दिया है कि वो राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बना दिया गया और तो बचकाने फैसले वो लेते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप पार्टी के हमारे जैसे युवा प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि सत्यता से जनता जनार्दन को वाकिफ किया जाए। यह प्रश्न मैंने नहीं उठाया, इस प्रश्न को डिबेट में अगर बीजेपी के प्रवक्ता ने उठाया है, ये जरूर हो जाता है कि देखिए आपके सामने एक मजबूत विपक्ष है। हमने देखा कि और जगह जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, लेकिन यहां पर ये स्थिति देखने को मिलती है कि आपके सामने चुनौती जरूर बड़ी हो जाती है, क्योंकि बीजेपी की जिस तरह की रणनीति होती है, इस चुनौती से निपटने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है मिशन 2023 को लेकर? ये बहुत उम्दा प्रश्न है। सन 2023 को लेकर हमारे पास क्या रणनीति है? रणनीति कभी भी राजनीति में कामयाब होती ही नहीं, कांग्रेस ऐसा समझती है। राजनीति हर वक्त कामयाब होती है। आप जनता जनार्दन से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को हर वक्त उठाते रहिए, मीडिया के सामने उठाते रहिए, संसद से सदन की लड़ाई करिए, महंगाई को उठाइए, बेरोजगारी को उठाइए, युवाओं के मुद्दे को उठाइए, महिलाओं के मुद्दे को उठाइए और जो वादा खिलाफी पिछले 8 वर्षों में हुई है उन मुद्दों पर उठाइए। आपको किसी भी प्रकार की रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पिछले 65 से 70 वर्षों में हमने जनता जनार्दन की सेवा करी है तो भाई रणनीति बनाकर नहीं, राजनीति बनाकर करी है। जब हम देश आजाद हुआ था तो इस देश को कितना क्या मिला हुआ था यह आपसे हमसे छुपा नहीं है, और आज देश सन 2013 और बल्कि 2021-22 तक हमारा देश कहां पहुंच गया है यह भी हमसे आपसे छुपा नहीं है। तो यह सिर्फ कार्यनीति है, इसके पीछे का काज हमारा काम करता है, मेहनत काम करती है। लोग आएंगे जाएंगे, और अगर किसी भी राजनीति में रणनीति के बलबूते कोई भी काम हो तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उसको चिमटे से छूना पसंद नहीं करेगा। हाँ, बेशक बीजेपी में रणनीति होती होगी, कार्यक्रम होते होंगे, जो भी वो करते होंगे वह उनके संस्कार है, उनका राजनीति करने का तरीका है, लोकतंत्र में उन्हें करने का आदेश है, वो करते रहे। क्यों निकल कर आती है कि कार्यकर्ताओं में
समन्वय नहीं है, अंतर कलह जैसी स्थिति बनती है, खुद ही अनदेखी के आरोप लगाते हैं पार्टी के अंदर। ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता कांग्रेस के अंदर? डिसमैनेजमेंट की बिल्कुल स्थिति क्यों बनती है? बिल्कुल, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी के प्रवक्ता लोग भी कह चलिए, अंशुल जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगा अंशुल जी आपके पास। केएल चौहान जी, चलिए बहुत अहम हो जाता है, ठीक है, आप वहाँ पर गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, नड्डा जी पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आशीष तिवारी जी ने भी ये बताया है कि अब कांग्रेस का एक मजबूत किला है। अब राजस्थान में तो अभी तक इस तरह की कोई हलचलें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चुनाव वहाँ पर भी है। यहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत मजबूत होती जा रही है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ पर फोकस ज़्यादा है। कौन हो सकता है चेहरा आने वाले समय में, किस पर दाव खेल सकती है बीजेपी? मैंने बताया आपको कि ये राजनीतिक चश्मे को उतार प्रशासनिक चश्मे को चढ़ाने की और जनता जनार्दन के लिए जो काम जरूरी है वो करने की भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास करती है। और उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, पहले देश, फिर पार्टी और फिर खुद। ऐसा इनका स्लोगन, हमारा स्लोगन है, और उसके तहत ही हम काम करते हैं। जो भी हमारी प्रक्रिया जनता ने क्यों नकारा आपको? लंबे समय तक बीजेपी का शासन रहा वहां पर, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनता में नाराजगी देखने को मिली? जनादेश आपके पक्ष में नहीं आया, आपको आज विपक्ष में बैठना पड़ रहा है? कहीं तो बिल्कुल बहुत सही प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि 15 साल हो गए थे और जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। बदलाव के बाद ये देखना चाहती है कि क्या हम बदलाव करके देखते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ और प्रोग्रेस कर सकता है, या और ज्यादा हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो वो बदलाव करके देखा, लेकिन आज ठगा हुआ महसूस करती है जनता। और जनता को ये जो लुभावने जो वादे किए गए थे, उसमें भी बहुत सारे वोट जो है वो वोट ऑफ परसेंटेज इधर मुड़ा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ कमजोरी थी भारतीय जनता पार्टी, इसमें लुभावने जो वादे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जो आज 2500 का जो इन्होंने समर्थन मूल्य बोला और उसको दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 91,000 करोड़ का जो छत्तीसगढ़ के ऊपर जो कर्ज लागू किया, अब 40,000 करोड़ से आप 91,000 करोड़ ले गए हैं। 51,000 करोड़ का आपने 4 साल में आपने कर्ज दिया, जो कि 15 सालों में 40,000 करोड़ ही दिया गया था कर्ज, उसको आप 51,000 करोड़ दिए। आपका जो डिफरेंस होता है, जो समर्थन मूल्य का होता है और जो आपका डिफरेंस होता है 4 साल का, वो 22,000 करोड़ होता है लगभग। आपने 22,000 करोड़ किसानों को एक्स्ट्रा उसके एवज में आपने 51,000 करोड़ रुपए वापिस देंगे, वो जो भार दिया। जहां केएल चौहान जी आपकी सरकार है, वहां कांग्रेस आप पर हमला बोलती है, और जहां पर कांग्रेस कहीं है तो बीजेपी तो जाहिर सी बात है मौका छोड़ेगी नहीं। आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगा। बड़े बड़े दावे सरकारों की तरफ से किए जाते हैं, माफ कीजिए, राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाते हैं सरकार बनाने से पहले, और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो वो तमाम दावे और तमाम वादे धरातल पर नहीं उतरते हुए नजर आते हैं और जनता को उनका लाभ नहीं मिलता, और विपक्ष इन दावों को भुलाने की बहुत कोशिश भी करता है। और बीजेपी जैसा यदि विपक्ष है तो कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर कांग्रेस के लिए हो सकती है आने वाले समय में? क्या बीजेपी इन दावे और वादों को जो कांग्रेस ने किए हैं और यदि जो पूरे नहीं हो पाए उनको भुना पाएगी, और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी है? देखिए राजेश, अभी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किसी तरह से मुसीबत में नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत है। आपको 2018 में ले चलूं, जो पिछला चुनाव हुआ था, तो अमित शाह जी ने यहाँ डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है कांग्रेस की जो लहर यहाँ पर चली थी उसके आगे भाजपा टिक नहीं पाई थी। लेकिन जहां तक आप चुनावी वादों की बात करते हैं और चुनावी वादे कितने पूरे हुए और उनको घेरने में कितनी कामयाब होती है भाजपा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 3.5 पौने 4 साल से भाजपा उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आई है। इसी जो भाजपा को सेल से बाहर निकालने के लिए जो आला कमान ने बदलाव किए हैं,
उसके बाद हाल में ही हमने देखा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी में देखने को मिला है। उसके बाद भाजपा और कितनी सक्रिय हो पाती है, अमित शाह और नड्डा जी कितने चार्ज कर पाते हैं कार्यकर्ताओं को। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि जिस तरह से संघ के जो कार्यसेवक है वो बाहर नहीं आए थे, उनको कितना भरोसा में ले पाती है प्रदेश संगठन जो है। इन तमाम बातों पर निर्भर करेगा कि वो कांग्रेस को कितना घेर पाते हैं। वो जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी जो है फिलहाल ग्रामीण इलाकों में, छत्तीसगढ़ का जो बहुत बड़ा इलाका है, 70% सीटें जो है ग्रामीण सीटें हैं, वहां पर काफी मजबूत स्थिति में है। ग्रामीण इलाकों में सरकार की काफी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसके ठीक उलट शहरी इलाकों में पार्टी की मौजूदगी उस तरह से नजर नहीं आती। विकास कार्य शहरी इलाकों में वैसा नजर नहीं आता जैसा कि भाजपा के कार्यकाल में यहाँ की जनता ने देखा था। काफी काम होते थे, लेकिन शहरी इलाकों में उस तरह के काम अभी उतने नजर नहीं आ रहे हैं जिससे कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस सक्रिय है। तो ग्रामीण इलाकों के जो मतदाताओं को किस तरह से अपनी भीड़ से दोबारा अपने वोट अपनी झोली में ले पाती हैं, ये सारी तमाम चीजें जो है ये चुनाव मैनेजमेंट की बात है, ये काफी दूर की बात है। लेकिन अभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय क्योंकि खत्म होता है, KL चौहान जी, अंशुल मिश्रा जी, आशीष तिवारी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 27 तारीख यानी कि कल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अहम दिन। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें आमंत्रित किया है, निमंत्रण उन्हें भेजा है। और ये बताया जा रहा है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अगले हफ्ते JP नड्डा भी पहुंचेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना असर शाह के दौरे का देखने को मिलता है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या कोई बड़ा फेरबदल अब छत्तीसगढ़ में BJP में होने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए।